हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूं बीकॉम सेकंड ईयर के एक नए सब्जेक्ट कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस किए। और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपको जितने भी कॉमर्शियल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी एंड यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की ये ऑडियो क्लिप जो स्पेशल रिवीजन के तौर पर आप सुन सकते हैं। तो पहला भारतीय कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया? 1850 में। वर्तमान में कौन सा कंपनी अधिनियम लागू है? कंपनी एक्ट 2013। सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ कंपनी कहलाती है। यह कथन किसका है? जस्टिस जेम्स का। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह क्यों है? क्योंकि इसका अस्तित्व केवल विधि की भावना में ही निहित होता है। एक निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 200। और निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 2। एक निजी कंपनी के लिए न्यूनतम प्रदत्त पूंजी कितनी हो सकती है? 1,00,000 रुपये। एक निजी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है समामेलन के तुरंत पश्चात। एक निजी कंपनी नहीं कर सकती अपने अंशों के क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण। एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? 7। एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? असीमित, अनलिमिटेड। एक सार्वजनिक कंपनी कितने प्रकार के अंश निर्गमित कर सकती है? 2। नंबर 1 प्रेफरेंशियल शेयर, नंबर 2 इक्विटी शेयर्स। एक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम प्रदत्त पूंजी कितनी हो सकती है? 5,00,000 रुपये। एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय कब प्रारंभ कर सकती है? व्यापार आरंभ करने का प्रमाण प्राप्त करने के पश्चात ही। कंपनी जो सार्वजनिक है समाप्त हो सकती है यदि इसके सदस्यों की संख्या कम हो जाए, 7 से कम हो जाएगी तो सदस्यों की संख्या 7 से कम होने पर कंपनी जो है समाप्त हो सकती है। एक ऐसी कंपनी जिसके 51% शेयर अंश जो है सरकार के हाथ में हो वो कंपनी कहलाएगी सरकारी कंपनी। एक कंपनी का प्रवर्तक कौन होता है? ये यूनिट 2 है, कंपनी का प्रवर्तन और समामेलन। एक कंपनी का प्रवर्तक होता है न तो कंपनी का प्रन्यासी यानी ट्रस्टी और न ही अभिकर्ता एजेंट। ना तो कोई ट्रस्टी होगा ना ही कोई एजेंट होगा। एक कंपनी में प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति होती है विश्वासाश्रित, यानी कि उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं। प्रवर्तक का अधिकार क्या होता है? तो प्रवर्तक का अधिकार है पारिश्रमिक प्राप्त करने का, प्रारंभिक व्यय जो होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उनको प्राप्त करने का अधिकार है, सह प्रवर्तकों के साथ राशि प्राप्त करने का अधिकार है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, ठीक है जी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कौन सी कंपनी व्यापार प्रारंभ कर सकती है? तो निजी कंपनी। समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही वो अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। समावेलन के पश्चात कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब कम समामेलन हो जाता है कंपनी का। तो समामेलन के संबंध में रजिस्ट्रार का क्या कर्तव्य है? तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम की जांच करेगा, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जांच करेगा। हस्ताक्षर जो उसमें हुए हैं जितने भी साइन हुए हैं उनके प्रमाणन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव वाक्य है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, उसकी जांच करेगा। ये सब कार्य करता है। कंपनी के समामेलन के प्रमाण पत्र में क्या अंकित नहीं होता है? तो उसमें कंपनी के सचिव के साइन नहीं होते हैं, साथ आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं न्यू हमारी यूनिट से, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपनी का दस्तावेज है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का चार्टर भी किसे कहते हैं? पार्षद सीमा नियम को। जो पार्षद सीमा नियम है को किस धारा में परिभाषित किया गया है? अंडर सेक्शन 256 में। पार्षद सीमा नियम के आवश्यक तत्व कौन से हैं? सभी निजी कंपनियों के लिए, सार्वजनिक कंपनियों के लिए, सरकारी कंपनियों के लिए, ये सभी कंपनियों के लिए आवश्यक है। पार्षद सीमा नियम का बनाना प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। पार्षद सीमा नियम का मुद्रित यानी कि जो प्रिंटेड होना और उसको आर्टिकल्स में डिवाइड होना, विभाजित होना आवश्यक होता है। एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं, कितने क्लोज होते हैं? 6 क्लोज होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम का आवश्यक अंग नहीं है? नियम या उपनियम। जबकि पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य, उद्देश्य वाक्य, नाम वाक्य ये सब होते हैं, नियम उपनियम नहीं होते हैं। नियम उपनियम किस में होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं होगा, नाम वाक्य शामिल होता है, पूंजी वाक्य शामिल होता है, उद्देश्य वाक्य शामिल होता है, लेकिन व्यवसाय वाक्य शामिल नहीं होता है, ठीक है।
कंपनी अपना नाम परिवर्तित कर सकती है विशेष प्रस्ताव द्वारा तथा केंद्र सरकार की अनुमति द्वारा। एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने में यानी ट्रांसफ़र करने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? केंद्र सरकार की। जो राज्य का मसला है तो केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। वे सब कार्य कंपनी की शक्ति से परे हैं जो आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शामिल ही नहीं है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई काम नहीं लिखे हुए, वो क्लोज में नहीं है, तो आप वे सब काम कंपनी के द्वारा नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित है? इंटरनली जो काम होता है वो पार्षद अंतर नियम का यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का है। आंतरिक प्रबंध का उल्लेख एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है, यानी कि पार्षद अंतर नियम में। पार्षद अंतर नियम को कंपनी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? 25 में। तो ये ध्यान रखना है, पार्षद सीमा नियम 256 और पार्षद अंतर नियम 25 में। अंतर नियम किसके द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो अंतर नियम को तो आसानी से कंपनी खुद परिवर्तित कर सकती है। अब बात करते हैं न्यू यूनिट प्रविवरण की। वह कौन सा प्रलेख है जिसका प्रयोग अंश पूंजी हेतु जनता को आमंत्रित करने के लिए किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी जनता के लिए अंश निर्गमित करती है तो जनता को प्रोस्पेक्टस बांटती है, यानी कि प्रविवरण बांटती है। प्रविवरण का निर्गमन किया जाता है, प्रविवरण हमेशा सार्वजनिक कंपनी द्वारा निर्गमित किया जाता है। भाई जो प्राइवेट कंपनी होती है, निजी कंपनी, उनको प्रविवरण बांटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया प्रविवरण होता है। तो प्रविवरण जो होता है प्रोस्पेक्टस, वो एक प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होता है जिस पर बात करते हैं अंश लेने वाले लोग और कंपनी। प्रविवरण जनता को जारी करने से पूर्व भेजा जाता है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार उसे चेक करेगा कि वाकई में ये जो प्रविवरण है वो सही है या गलत है। प्रविवरण में उन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए जो निर्दिष्ट है अंडर सेक्शन 26 में, धारा 26 में जो निर्दिष्ट हैं। पंजीयन के समय कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में निम्नलिखित में से किस प्रपत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है? तो प्रोस्पेक्टस को प्रस्तुत करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीज़ें देनी होंगी। प्रविवरण में असत्य कथन के लिए आपराधिक दायित्व से संबंधित धारा कौन सी है? अंडर सेक्शन 34। अब ये नई यूनिट पर बात करते हैं। कंपनी का अंशदाता होता है, अंशदाता मतलब शेयर होल्डर, ऋणदाता ऋणी, ऋणधारक चुकता, अंश पूंजीधारक। तो पेड कैपिटल वियरर। अंश को कंपनी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? 284 में। एक कंपनी द्वारा अपने अंशों के लिए जो प्रार्थना पत्र होती है, एप्लीकेशन जो होती है, उसमें न्यूनतम राशि अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत मांग जाना चाहिए? मतलब आप एप्लीकेशन जब शेयर कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, प्रोस्पेक्टस जारी कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग सकते हैं? कम से कम 5%। जो टोटल शेयर की राशि है उसका 5% आप मांगना जरूरी है। एक कंपनी द्वारा पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं उनको किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो पूर्वाधिकार अंश जिनको लाभांश और पूंजी दोनों की वापसी के संबंध में सबसे पहले अधिकार हो। एक सार्वजनिक कंपनी जो जारी करने का अधिकार नहीं रखती है स्थगित अंश, तो स्थगित अंश को जारी नहीं कर सकती है सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। कंपनी द्वारा अपने ही अंशों का क्रय किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? अंडर सेक्शन 68। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी का सदस्य हो सकता है? एक कंपनी का सदस्य एक कंपनी हो सकती है। कंपनी की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके, लिखित सहमति के द्वारा भी कर सकते हैं, और आप हितार्थ स्वामी बन करके भी उसके सदस्य बन सकते हैं। कंपनी के सदस्य रजिस्टर में कौन सा विवरण होना चाहिए? तो कंपनी के सदस्य रजिस्टर में सदस्य का नाम, पता और उसकी उपजीविका, यानी कि उसका खाना खर्चा कैसे चल रहा है, यानी काम क्या है उसका। सदस्य द्वारा धारित अंश, उसके सदस्य ने कितने अंश लिए हुए हैं उसके सामने लिखे होने चाहिए। उससे कितनी राशि प्राप्त हुई है, कब प्राप्त हुई है, ये सारी बातें लिखी भी होनी चाहिए। कौन सी कंपनी की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता है? कौन कंपनी की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता? तो कंपनी की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता है अवयस्क माइनर व्यक्ति कंपनी की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता है। कंपनी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि अंशों के विधिमान्य समर्पण द्वारा, अगर अंशों का विधिमान्य ढंग से यानी कानूनी ढंग से समर्पण कर दिया गया हो तो कंपनी की सदस्यता समाप्त हो सकती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। प्रतिफल का होना आवश्यक होता है अंशों के हरण के लिए, अंशों के समर्पण के लिए, अंशों के हस्तांतरण के लिए, अंशों के हस्तांकन के लिए। तो अंशों के हस्तांतरण के लिए होना आवश्यक है। अंशों का पारेषण होता है, पारेषण का मतलब हस्तांकन, ट्रांसफ़र। तो
अंशों का हस्तांतरण हो सकता है जब यदि अंशधारी की मृत्यु हो जाए, अंशधारी पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए, तो ये हर कंडीशन में हो सकता है। हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र जो है रजिस्ट्री के मना करने के विरोध में अपील की जाती है ट्रिब्यूनल में। आई होप गाइस ये आप सभी को समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन और अच्छे लग रहे होंगे। कंपनी का ऋण लेने संबंधी अधिकार होता है संचालक मंडल को। कंपनी किस स्रोत से ऋण प्राप्त नहीं कर सकती है? तो कंपनी कभी भी अंशों के निर्गमन द्वारा ऋण प्राप्त नहीं कर सकती है। वो अंश पूंजी क्रिएट कर सकती है लेकिन लोन नहीं क्रिएट कर सकती। बंधक कंपनी की किस संपत्ति पर होता है? बंधक जो होता है यानी कि मॉर्गेज जो लिया जाता है वो हमेशा अचल संपत्ति पर होता है, फिक्टिशियस एसेट पर होता है। प्रभार किस संपत्ति पर होता है? प्रभार होता है चल संपत्ति पर भी और अचल संपत्ति पर। प्रभार कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का। प्रभार का पंजीकरण रजिस्ट्रार के यहाँ कितने दिनों में होना चाहिए? 30 दिन में। प्रभार के पंजीयन का प्रमाण पत्र निम्नलिखित किया जाता है कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा। कंपनी रजिस्ट्रार प्रभार के पंजीयन की अवधि में वृद्धि कर सकता है 300 दिन की। प्रभार में संपत्ति का अधिकार तथा स्वामित्व रहता है कंपनी के पास। कंपनी के प्रभारों में रजिस्टर की जांच कौन कर सकता है? तो सदस्य भी कर सकता है, लेनदार भी कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगली यूनिट ऋण पत्र यानी डिबेंचर में रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो ऋण पत्रधारी यानी डिबेंचर होल्डर होते हैं कंपनी के लेनदार। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है कहे जाते हैं शोधनीय ऋण पत्र। वाहक ऋण क्या होते हैं? वाहक ऋण जिनका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है यानी कि एडवांस में दे करके उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र क्या होते हैं? अपरिवर्तनशील ऋण पत्र होते हैं ऋण पूंजी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब अपना संचालक, प्रबंध संचालक व पूर्णकालिक संचालक। तो कंपनी के प्रथम संचालक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? वो प्रवर्तकों के द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक हो सकते हैं? 3। सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी। एक निजी कंपनी में संचालक कितने हो सकते हैं? 2। एक व्यक्ति एक ही समय में अधिकतम कितनी कंपनियों का संचालक हो सकता है? 20 कंपनी का संचालक हो सकता है। ये भी कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। एक प्रबंध संचालक की नियुक्ति की अवधि एक समय पर निम्न में से अधिक नहीं हो सकती 5 वर्ष के लिए। प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक अधिक नहीं हो सकता है शुद्ध लाभ का 5% यानी कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उससे 5% से ज़्यादा उनका सैलरी नहीं हो सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी में पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति के लिए आवश्यक होता है रजिस्ट्रार का अनुमोदन करना, केंद्र सरकार का अनुमोदन करना। भाई इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। तो सार्वजनिक कंपनी में पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति के लिए उसको संचालक मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है। प्रबंधक की परिभाषा दी गई है किस धारा में? अंडर सेक्शन 253 में। बात करते हैं कंपनी की सभाओं की। तो अब आएंगे क्वेश्चन कंपनी की सभाओं से। कंपनी के सामान्य संचालन संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए कौन सी सभा बुलाई जाती है? वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग। वार्षिक साधारण सभा आयोजित की जानी चाहिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में यानी कि एक पूरे साल के अंदर एक बार होती है। कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा की कितनी अवधि के अंदर बुलाई जानी चाहिए? तो 9 महीने के अंदर, पहला फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने के अंदर अंदर एक वित्तीय जो वार्षिक साधारण सभा है उसको बुलाया जाना जरूरी है। कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक को बुलाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए? तो 21 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, नोटिस दिया जाता है। 2 वार्षिक साधारण सभाओं के मध्य कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? 15 महीने का। एक वार्षिक साधारण सभा में जब तक कि अंतर नियमों में अन्यथा प्रावधान न हो बारी बारी से अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशकों का कितना अनुपात आवश्यक ग्रहण कर सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है? तो 1/3। 1/3 1/3 जो हैं निदेशक यानी डायरेक्टर अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। असाधारण सामान्य सभा कब बुलाई जाती है? 2 वार्षिक सभाओं के मध्य में कभी भी बुलाई जा सकती है। असाधारण सभा कौन बुला सकता है? कंपनी का संचालक यानी डायरेक्टर बुला सकता है। असाधारण सभा बुलाने की सूचना सभा के बुलाए जाने से कम कितने दिन पहले देनी होती है? तो ये भी 21 दिन पहले ही देनी होती है। किसी भी सभा में निम्न विषयों पर चर्चा करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि आप किस किस चीज़ों पर बात करेंगे ये क्या कहलाएगा? एजेंडा कहलाएगा। भाई साहब ये ध्यान रखने वाली बात है। कंपनी की सूक्ष्म लेखन पुस्तक एक वैधानिक पुस्तक होती है। सूक्ष्म पुस्तक किसके लिए रखना आवश्यक होता है? सूक्ष्म पुस्तक सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी दोनों के लिए रखना आवश्यक होता है। सूक्ष्म पुस्तक में कितने दिन के अंदर अवश्य लिखना चाहिए? तो 30 दिन में, सभा के 30 दिन के अंदर लिख देना जरूरी है। संचालक मंडल की सभा का सूक्ष्म या कार्य विवरण
किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, तो जो हस्ताक्षरित होगा वो होगा सभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक, एक प्रतिरूप यानी प्रॉक्सी जो किसी अन्य के बदले आया होता है को सभा में अधिकार होता है वोट देने का अधिकार है, खाली बोलने का अधिकार नहीं है उसको कुछ भी। कंपनी अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत किस प्रस्ताव की व्यवस्था है, विशेष सूचना वाला प्रस्ताव लाया जा सकता है कंपनी एक्ट 2013 में अंडर सेक्शन 115। विशेष प्रस्ताव पारित होने के लिए कितने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, 3/4। अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 4 में से 3 सदस्यों की हाँ होनी जरूरी है। विशेष सूचना वाले प्रस्ताव की सूचना कम से कम कितने दिन पहले भेजी जाती है, 14 दिन पहले। एक साधारण प्रस्ताव पारित किया जाता है साधारण बहुमत द्वारा। एक सार्वजनिक कंपनी में कोरम के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, यदि सभा की तिथि को सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक न हो तो 5। ठीक है, अगर 1000 से अधिक सदस्य नहीं है तो 5 मेंबर भी कोरम पूरा कर सकते हैं। एक निजी कंपनी में कोरम के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, सार्वजनिक में तो 5 हो गई भाई साहब और निजी में हो गई 2। ठीक है, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के लिए न्यूनतम संख्या जो कोरम है वो कितना होगा, 5। सार्वजनिक के लिए 5 है, ध्यान रखना है आपको। कंपनी के निर्णय लिए जाते हैं संचालकों द्वारा, बहुसंख्यक अंशधारियों द्वारा। तो संचालक द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं और बहुसंख्यक अंशधारियों द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं। ठोस बनाम हरवाटल का वाद निम्न संबंधित था, वो बहुमत से संबंधित था, उसमें बहुमत की बात ज़्यादा चलती थी इसलिए बहुमत से संबंधित है। ठोस बनाम हरवाटल के नियम के अपवाद में निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, अन्याय एवं कुप्रबंध, क्योंकि इसमें अन्याय और कुप्रबंध वाली बात जरूरी थी तो यही चीज़ इसमें संबंधित है। ठीक है, अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंध का आशय क्या है, अन्यायपूर्ण आचरण यानी कि कोई भी काम जो है अन्यायपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, और कुप्रबंध का मतलब हो गया जिसमें कोई प्रबंध ना हो, गलत तरह से प्रबंध किया जा रहा हो। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के हितों के प्रतिकूल संबंध, यानी कि कंपनी का जो हित नहीं है उसमें काम करते जा रहे हैं, कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है और कपटपूर्ण व्यवहार हो रहा है। कुप्रबंध को कंपनी अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो अंडर सेक्शन में कोई सी ऐसी धारा नहीं है जिसमें इसे परिभाषित किया गया हो, क्योंकि गलत बात तो कभी किसी विधान में लिखी ही नहीं जाती है। अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंध को रोकने के लिए किसके पास शक्ति नहीं है, तो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो रोक ले। आइए बात करते हैं अगली यूनिट कंपनी का समापन की। कंपनी के समापन की कितनी विधियां हैं, तो कंपनी के समापन की विधि हैं, एक तो अधिकरण द्वारा, यानी कि अधिकरण का मतलब समझ रहे हैं, अधिकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरटेक कर लेना और स्वेच्छा से, यानी कि वॉलंटियर। कंपनी का समापन होता है संचालक द्वारा भी हो जाता है, रजिस्ट्रार द्वारा, विधि द्वारा या निस्तारक द्वारा। तो विधि यानी कि कानून द्वारा समापन कर दिया जाता है। ऐच्छिक समापन कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। जब ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी का समापन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल जब समापन करेगा तो उसे अनिवार्य समापन कहेंगे, यानी ज़बरदस्ती का समापन है। कंपनी के अनिवार्य समापन पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो स्वयं कंपनी के द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, अंशदाताओं के द्वारा भी किया जाएगा, रजिस्ट्रार द्वारा भी किया जाएगा। एक कंपनी कौन सा प्रस्ताव पारित करके समापन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकती है, विशेष प्रस्ताव पारित करके जो है कंपनी जो है अपना याचिका जो है समापन की प्रस्तुत कर सकती है। सरकार द्वारा सरकारी निस्तारक की नियुक्ति निम्न में से किस दशा में होती है, निस्तारक यानी कि लिक्विडेटर वही करता है ना समापन, तो कंपनी के समापन के समय निस्तारक की नियुक्ति की सूचना किसे देनी पड़ती है, कंपनी के रजिस्ट्रार को। सरकारी निस्तारक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है ट्रिब्यूनल द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है, परामर्श इस समिति में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 12। ओके गाइस, आई होप आपको ये ऑडियो क्लिप पसंद आई होगी और आपकी तैयारी में ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करने वाली होगी। तो अगर आपको ये ऑडियो क्लिप पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।